नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज भी हम वही चीज लेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के ही वही यूनिट हम लेंगे। कल तक हमने थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट में क्या क्या चीजें की थी। कल हमने जितने भी इसके लॉस थे, जितने भी उष्मागतिकी के नियम थे, वो सारे नियम हमने देख लिए थे। शून्यांक नियम क्या होता है, प्रथम नियम क्या होता है और द्वितीय नियम क्या होता है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, उष्मागतिकी में अब वो उन नियमों का के ऊपर जो आगे जो आपके यूनिट में है उसी उन्हीं नियमों के ऊपर कैसे प्रथम नियम या द्वितीय नियम का उपयोग कैसे कर सकते हैं, किन चीजों पर उनका उपयोग होता है हमारी डेली लाइफ में या दैनिक जीवन में, वो कैसे काम आते हैं और उनके ऊपर कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं या ऐसे उपकरण हैं जो उनके ऊपर आधारित हैं, उनका आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जो कि आपके यूनिट में है। उष्मागतिकी में आपको एक तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, इसमें शून्य के नियम है। और अभी जो हम लेंगे इसमें वो है आपके हीट इंजन, उष्मा इंजन क्या होता है, और हीट पंप या उष्मा पंप या रेफ्रिजरेटर जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि यूज करते आ रहे हैं। रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी वगैरह, वो किस पर बेस्ड है, कैसे काम करते हैं, क्या उनका काम होता है, ये सारी चीजें हम आज देखेंगे, अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज देखो हमारी जो भी है उष्मागतिकी के, अब इस यूनिट को आज लगभग हम कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहा है, मतलब लगभग आपकी कंप्लीट हो ही जाएगी। चलिए तो देखिए इसमें अपने क्या क्या कल हमने लॉज ले लिए थे, उन्हीं पर बेसिस अब उन नियमों का क्या उपयोग है, कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं या ऐसे उपकरण हैं जो उन नियमों पर आधारित हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए तो अब इसमें जो सबसे पहली चीज है, जो आपके दो चीज इसमें दे रखी है, मतलब प्रथम नियम और द्वितीय नियम पर आधारित है। जो पहली जो है वो आपके है हीट इंजन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हीट इंजन। अब हीट इंजन क्या होता है, जिसको हम उष्मा इंजन भी कहते हैं। हीट इंजन को हिंदी में बोलते हैं उष्मा इंजन। ये चीज यहाँ पे, यहाँ जो आपको दिख रहा है उसको हीट इंजन को हम उष्मा इंजन भी कहते हैं। हिंदी में इसको उष्मा इंजन कहा जाता है। तो देखो हीट इंजन होता क्या है ना, इंजन मतलब ये भी एक डिवाइस है, एक उपकरण है जो किस पर आधारित है, ये भी कंजर्वेशन ऑफ हीट या ऊर्जा संरक्षण पर ही आधारित है, मतलब ऊर्जा संरक्षण नियम पर ही आधारित है, जो कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम भी उसी पर आधारित था, ठीक है ना। तो उष्मागतिकी के प्रथम नियम पर जो आधारित उपकरण है उसी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे या उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे क्या क्या चीज कैसे ये काम करता है और वो कैसे उस पर आधारित है, प्रथम नियम पर, उष्मागतिकी के प्रथम नियम पर कैसे आधारित है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर कैसे बेस्ड है ये, ठीक है ना। तो देखिए अब हीट इंजन क्या होता है। अ हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी, मतलब हीट, इनटू मैकेनिकल वर्क। देखो इसका काम क्या होता है हीट इंजन का, अगर मेन वर्क देखे इसका तो यही है, जो प्रथम नियम में भी हमने लिया था कि कुछ उष्मा अगर किसी वस्तु को, वस्तु बोले तो ऐसे सिस्टम को, कौन सा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम या थर्मोडायनेमिक या उष्मागतिक निकाय को अगर कुछ उष्मा हम देते हैं तो वो क्या करता है, उसका कुछ भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है और बाकी वर्क डन में कन्वर्ट करता है। तो वही है, देखो हीट इंजन क्या करेगा, जो उष्मा को कार्य में परिवर्तित करेगा या हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करेगा, ये इसका मेन इंजन का काम होता है, हीट इंजन का, ठीक है ना। तो वो हीट को क्या करेगा, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है या कार्य में परिवर्तित कर रहा है, बाय एक्सप्लोइटिंग अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ हॉट सोर्स एंड कोल्ड सिंक। एक हॉट सोर्स और कोल्ड सिंक, ठीक है ना। अब हॉट सोर्स जो उष्मा देगा, ठीक है ना, वर्किंग सब्सटेंस हो गया ये इंजन। इंजन क्या करेगा, वर्किंग सब्सटेंस है ये जो सिस्टम हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जिस सिस्टम को, इस सिस्टम की तरह कार्य करेगा, सिस्टम की तरह वर्क करेगा, निकाय की तरह। तो हीट इंजन क्या है, एक निकाय है, एक सिस्टम है जो क्या करेगा, किसी सोर्स से, मतलब किसी स्रोत से उष्मा लेगा, उसको कार्य में परिवर्तित करेगा और बाकी जो उष्मा होगी उसको सिंक को या किसी ठंडे वस्तु को या कोल्ड रिजर्वर को क्या कर देगा, ये हीट ट्रांसफर कर देगा। तो देखिए अब इसने जितने भी, देखो क्या काम कर रहा है ये हीट इंजन के, उष्मा इंजन एक ऐसा उपकरण है जो गर्म स्रोत को ठंडे सिंक के बीच तापमान के अंतर का उपयोग करके थर्मल ऊर्जा या जो गर्मी हीट जो है को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है। क्या काम करता है, देखिए उष्मा इंजन एक ऐसा उपकरण है जो गर्म स्रोत और ठंडे सिंक के बीच तापमान के अंतर का उपयोग करता है। एक ठंडे वस्तु होगी या एक ठंडा सोर्स जिसको हम स्रोत बोलते हैं, वो क्या होगा, गर्म होगा, वो उष्मा उसको प्रदान करेगा इंजन को, और
जितना भी इसका काम क्या है, इंजन को जो भी हीट मिल रही है उसको कार्य में परिवर्तित करेगा, और कार्य में परिवर्तित करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा हीट बच जाती है उसको वो सिंक को, या जिसको हम सराउंडिंग्स या परिवेश कहते थे, तो वो परिवेश ही एक तरह से कोल्ड रिजर्वर का काम करेगा या ठंडी वस्तु का काम करेगा। तो उनके तापों के अंतर के बीच में ही ये काम पूरा करता है अपना, क्योंकि जब भी एक गर्म वस्तु लेंगे वो हीट ट्रांसफर करेगा तो उसके ताप में भी कुछ चेंज होगा, तापमान में, इसके टेम्परेचर में, और जो कोल्ड रिजर्वर है उसके भी टेम्परेचर में कुछ। लेकिन इसके लिए ऐसे लेते हैं कि कोल्ड रिजर्वर जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इनफाइनाइट लेते हैं, ताकि इसको कितना भी हीट दिया जाए या कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज करे तो उसके टेम्परेचर, कितने भी हीट देने पर उसके टेम्परेचर पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। चलिए, तो ऊष्मा इंजन एक ऐसा उपकरण है जो गर्म स्रोत से ठंडे स्रोत की तरफ, ठंडे सिंक की तरफ तापमान में जो भी परिवर्तन हो रहा है, उष्मा में जो भी एक्सचेंज हो रहा है, उष्मा का आदान प्रदान से क्या करता है, ये यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है। ऐसे इंजन को हम ऊष्मा इंजन कहते हैं, इसीलिए इसको ऊष्मा इंजन कहते हैं, क्योंकि ऊष्मा को वो कार्य में परिवर्तित करता है। इसका यही कार्य, अगर प्रिंसिपल भी बोले तो इसका यही है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये उष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है कुल मिला के। ठीक है ना। अब ये कैसे काम करता है, देखिए यहां पे दे रखा होगा, यहां पे दे रखा है, देखिए यहां पे हम क्या चीज ले रहे हैं, एक हॉट रिजर्वर ले रहे हैं। ठीक है ना, जिसका टेम्परेचर कितना है, TH। तो TH का मतलब हाई टेम्परेचर, उच्च ताप है इसका। इसका जो ताप है वो क्या है, उच्च है। उच्च ताप वाला एक वस्तु लिए हमने, क्या लिए, एक उच्च ताप वाली वस्तु, जो क्या करेगी, अब उच्च ताप वाली अगर वस्तु है तो वो हमेशा क्या करेगी, उष्मा का अपने में से देगी, किसी ना किसी को हीट सप्लाई करेगी वो। तो देखिए ये क्या कर रही है, हीट सप्लाई कर रही है, किसको, हीट इंजन को। ये हीट इंजन एक तरह से कार्यकारी पदार्थ का काम करता है, मतलब जो काम करने वाला है वो हीट इंजन है। ये स्रोत इसको हीट देगा, उष्मा देगा, ये कार्य करेगा। ठीक है, और बाकी जो होगी वो वातावरण या परिवेश को उष्मा प्रदान कर देगा। चलिए, तो देखो हीट इंजन क्या कर रहा है, ये कुछ हीट जो है हॉट रिजर्वर से, मतलब कि गर्म वस्तु से, जिसको हम स्रोत कह रहे हैं, ये गर्म वस्तु से क्या करेगा, कुछ उष्मा ले रहा है, कितनी, QH। QH जो है इसमें ये हीट इंजन को मिल रही है, किससे, इस गर्म वस्तु से, हॉट रिजर्वर से। ठीक है ना। तो इसको हीट लेके इसका काम क्या है, ये हीट को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल वर्क में, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है, ये इसका काम है। तो हीट मिली तो ये क्या करेगा, कार्य में उसको परिवर्तित करेगा। देखिए कुछ ना कुछ यहां से कार्य हमको मिलेगा। अब जो भी कार्य मिल रहा है, जितनी भी हीट इसको दी है, लेकिन बाकी जो है हीट वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। बाकी जो हीट वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। मतलब किसको देगा, कोल्ड रिजर्वर को देगा, एट TC, मतलब जिसका टेम्परेचर TC है ना। इसका TH था और इसका TC है। देखो ये TH, अब चाहो तो उच्च ताप लो या H हाई लो, या फिर हॉट रिजर्वर जो कि गर्म वस्तु है, ये कोल्ड रिजर्वर मतलब ठंडी वस्तु। ठीक है ना, जिसको हीट वो एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है ना। देखिए अब ने यहां पर कितनी हीट मिली है इसको, QH, किससे, इस स्रोत से मिल रही है। और उसका जितनी भी हीट मिल रही है, मैंने बताया था कल भी आपको कि जितनी भी किसी को हीट मिलती है उसका कुल हीट जो है या कुल उष्मा जो है कभी भी कार्य में परिवर्तित नहीं होती। कुछ पार्ट जो है उसका इंटरनल एनर्जी में खर्च करने में भी जाता है। ठीक है ना। तो यहां पे भी जो हीट दे रहे अपने, पूरा का पूरा कार्य में परिवर्तित तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। और कुछ हीट को वो क्या कर रहा है, सिंक को या कोल्ड रिजर्वर को ट्रांसफर कर रहा है। जैसे बाइक में फ्यूल डालते, फ्यूल से इसको क्या मिल रही है, बाइक को हीट मिलती है। अब हीट ऐसे नहीं कि वो फ्यूल जाके अंदर अपने आप, तो इसीलिए स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है। स्पार्क प्लग क्या करता है, जो भी फ्यूल जा रहा है इंजन के अंदर, स्पार्क प्लग उसको स्पार्क देने का काम करता है, चिंगारी देने का काम करता है। अब वो पेट्रोल, आपको भी पता है, फ्यूल जो होता है वो फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है ज्यादा। जैसे इसको स्पार्क मिलता है वो बर्न होता है, कंबस्ट होता है, उससे गैसेज बनती है। गैसेज जो है उस पिस्टन के अंदर जाके प्रेशर क्रिएट करती है। तो उस प्रेशर की वजह से, जैसा मैंने बताया था आपको कल भी, पिस्टन जो है वो कुछ ना कुछ कार्य देखने को पिस्टन में मिलता है। मतलब वो ऊपर या नीचे जितना भी एक्सपेंड होती है गैस जो फैलती है, प्रसार जो देखने को मिलता है, उसकी वजह से पिस्टन अपनी पोजीशन में
या अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। तो उसी की वजह से वो जितना पिस्टन हिलता है उतना ही कार्य हमको मिलता है और गाड़ी के टायर जो वो चलते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो साइलेंसर के थ्रू भी कुछ हीट जो है वो एक्स्ट्रा हीट जो कंबस्ट होने पर जो भी फ्यूल बर्न होता है ना, जब भी कोई चीज फ्यूल भी यहाँ पे बर्न होगा तो सिर्फ गैसेज नहीं निकालेगा, वो कुछ वेस्ट भी निकालता है जो हीट की फॉर्म में वो सिंक से क्या करता है, सिंक को ट्रांसफर करता है, कार्बन बनता है जैसे कहते हैं ना, है ना। तो वो कुछ जब भी कोई चीज वस्तु जलती है या बर्न होती है तो वो चारकोल या कुछ ना कुछ कार्बन रिलीज करता है। तो यहाँ पे वो हीट जो एक्स्ट्रा हीट जो है यहाँ पे जो रिजेक्ट कर रहा है वो वही है जो हीट की फॉर्म में जो कार्बन जो बन रहा है उसको वो बाहर ट्रांसफर कर देता है। किसको, कोल्ड रिजर्वर बोले तो कहां जाती है, उन साइलेंसर से जो गैसेज निकलती है वो कहां से आती है, एनवायरमेंट में। तो एनवायरमेंट क्या किसका काम करेगा, उस सिंक का काम करेगा जो ठंडी वस्तु का काम करेगा, सराउंडिंग परिवेश। तो परिवेश को इतनी ऊष्मा वो काम करने के बाद भेज देता है। तो देखिए टेम्परेचर का अगर चेंज देखे हम तो कितना मिल रहा है, ताप में परिवर्तन, ये हाई था और किधर जा रहा है, तो इस इन्हीं दो तापमान के मध्य ही ये कार्य करता है। तो हीट इंजन का एक और चीज है कि हीट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो हीट लेके कार्य तो कर रहा है, उष्मा लेके कार्य कर रहा है, हीट लेके वर्क डन कर रहा है, लेकिन हमेशा दो तापमान के मध्य ये कार्य करता है, उच्च और निम्न ताप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज देखो, उच्च ताप से लेकर निम्न ताप, जो फ्यूल डाल रहे हैं हम वो उच्च ताप पर होता है परिवेश के रेस्पेक्ट में, जिसको वो एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं ना तो परिवेश को ही देते हैं बाइक में। तो फ्यूल जो है, जो भी पेट्रोल ले रहे हैं उसका ताप उच्च रहता है, स्पार्क प्लग जब उसको स्पार्क देता है तो क्या होता है, वो गैस जो है बर्न होती है, कंबस्ट होती है ना। तो उससे उसकी जो भी गैसेज में एक्सपेंशन देखने को मिलता है तो उससे पिस्टन वर्क करने लगता है। तो वही चीज हमको यहाँ पे वर्क डन में मिलती है। अब देखिए तो यहाँ पे अगर हमको कार्य निकालना, कल भी बताया था हमने कि जितनी किसी को ऊर्जा दी जा रही है हीट की फॉर्म में, उष्मा के रूप में, उसका कुछ भाग जो कल भी हमने निकाला था, तो यहां पे कार्य कितना मिलेगा, देखिए हीट इसने कितनी ली, QH ली, हीट इसने कितनी ली, QH। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे इसका काम है वर्क करना, तो इसने कार्य कर दिया और बाकी जो हीट इसको ट्रांसफर कर दी। तो देखिए अगर हम देखें तो इसने हीट कितनी दी थी, QH दी थी, उसमें से उसने कुछ तो कार्य कर दिया और बाकी जो बचा वो परिवेश को ट्रांसफर कर दिया, है ना। तो अगर सिर्फ वर्क डन हमको निकालना है तो वर्क डन यहां पे कितना मिलेगा, QH माइनस QC मिलेगा, जो कि यहां पे देखने को मिल रहा है। आगे समझ में, तो ये चीज है, तो इसको हम बोलते हैं हीट इंजन। तो हीट इंजन का मेन काम क्या है, वो उष्मा लेके किन्हीं दो तापों के मध्य, किन्हीं दो तापक्रम के मध्य ये कार्य करता है। कार्य करता है बोले तो उष्मा लेके, उच्च ताप वाले से उष्मा लेके कार्य में परिवर्तित करना इसका काम है, ठीक है। और निम्न ताप वाले वस्तु को वो उष्मा क्या करता है, एक्स्ट्रा जो है वो रिजेक्ट करता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। तो ऐसे हमको इससे क्या मिलता है, हीट इंजन से कार्य देखने को या वर्क देखने को मिलता है। तो ऐसे इंजन को हम हीट इंजन कहते हैं। तो अगर देखिए अब हीट इंजन की अगर हम एफिशिएंसी देखें, उसकी दक्षता अगर निकालें तो उसकी दक्षता कितनी मिलती है, दक्षता को हम ईटा से देखते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं। उधर मत देखिए, ये तो अभी कार्नोट साइकिल को मैं अभी बताऊंगा। ये देखिए इसकी दक्षता अगर हमने निकालनी है तो दक्षता कैसे निकालेंगे, देखिए मैं एक दूसरी स्लाइड ले लेता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए अब इसकी दक्षता जो है, जिसको हम एफिशिएंसी कहते हैं, एफिशिएंसी है ना। अब दक्षता है, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। अब ये ईटा हमको कितनी मिलेगी, किसी भी वस्तु की दक्षता का पता कैसे चलता है कि हमने उसको कितनी ऊर्जा दी, उसका कितना उसने कार्य में उसको परिवर्तित किया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी दक्षता बोलते हैं। तो देखिए अब दक्षता क्या मिलेगी, हमने उसको कितनी ऊर्जा दी थी, QH दी थी अभी पीछे, है ना। उसने क्या किया था, उसमें से कार्य किया था, है ना। लेकिन QH क्या पूरा का पूरा कार्य में परिवर्तित हुआ था, नहीं हुआ था। उसने कुछ ऊर्जा जो है क्या की थी, परिवेश को ट्रांसफर की थी। तो वर्क डन हमको यहाँ पे कितना मिला था, QH माइनस QC, क्योंकि अगर देखो अगर ये QC 0 होती तो वर्क डन जो है पूरा हीट में कन्वर्ट होता,
लेकिन QC यहाँ पे 0 तो नहीं है। इसका मतलब कि एफिशिएंसी जो है उसकी 100% या 100% तो नहीं हो सकती किसी भी इंजन की, क्योंकि उच्च ताप से ऊष्मा लेगा, उसका कार्य करेगा और कुछ ऊष्मा जो है वो क्या करेगा, जैसे फर्स्ट लॉ में भी लिया था हमने। लेकिन यहां पे भी देखो ऊर्जा संरक्षण नियम लग रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है, हीट ले रहा है, कार्य कर रहा है, और उसी का कुछ पार्ट क्या कर रहा है, वो ठंडी वस्तु को या कोल्ड रिजर्वर को ट्रांसफर कर रहा है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन तो यहाँ पे जितनी मिली उतना ही, देखो वर्क डन और क्यूसी को अगर प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा, वो QH के, जितनी उसने अब्सॉर्ब की थी या गर्म वस्तु से ली थी। तो ये भी ऊर्जा संरक्षण नियम पर ही आधारित है। लेकिन इसकी अगर हीट इंजन की, कोई भी हीट इंजन ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है जिसकी दक्षता या एफिशिएंसी 100% हो सके। ऐसा सिर्फ आइडियल या आदर्श रूप से ऐसा हो सकता है। तो ऐसा आइडियल केस भी हम लेंगे जिसको हम कार्नोट साइकिल कहते हैं या कार्नोट इंजन कहते हैं, ठीक है ना। तो कार्नोट ने ये चीज बताई थी कि ऐसा भी इंजन ले सकते हैं हम, लेकिन ये सच में पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आइडियल केस में भी हम, आइडियल केस या आदर्श रूप से ही ऐसा इंजन ले सकते हैं, सच में ऐसा पॉसिबल नहीं। तो देखिए अब यहां पे इसकी एक चीज तो पता चल गई कि इसकी दक्षता जो है वो 100% किसी भी हीट इंजन की नहीं मिल सकती, ठीक है ना। अब क्यों नहीं मिल सकती वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए वो इसीलिए नहीं मिल सकती क्योंकि वो पूरी की पूरी ऊर्जा जो है कार्य में परिवर्तित नहीं हो रही है, WQH के बराबर नहीं है, QH माइनस QC। वो कुछ पार्ट भी है जो वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है कार्य करने के बाद भी। अगर नहीं करता कोई भी रिलीज, कोई भी नहीं छोड़ता अगर परिवेश को, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 100%, 100% होगी। तो देखिए अब यहां से इसकी एफिशिएंसी हमेशा कैसे मिलेगी, देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी या दक्षता निकालनी तो क्या करना है, उसमें सीधा आपको देखना है उसने कितनी हीट अब्सॉर्ब की है, कितनी ली है, किसी से बोले तो सोर्स से, ठीक है ना, गर्म वस्तु से, और इसने कितना कार्य किया। इन दोनों का अनुपात ही क्या मिलेगा, दक्षता मिलेगा हमको। तो देखिए तो नीटा इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा, कार्य, उसने कितना कार्य किया है और कितनी उष्मा उसने क्या की थी, अब्सॉर्ब की थी, बोले तो अवशोषित की थी। तो उष्मा अवशोषित, कार्य और उष्मा अवशोषित जितनी भी उसने की है उन दोनों का अगर हम क्या करें, रेशियो या अनुपात निकाले तो हमको उसकी दक्षता मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए अब इसकी दक्षता देखो, ये तो सिर्फ कार्य और अब्सॉर्ब हीट की फॉर्म में, और किस फॉर्म में हम ले सकते हैं, देखो तो इसकी एक और फॉर्म ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन वो किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो देखिए W इक्वल टू कितना है, QH माइनस QC, मतलब वो सिर्फ उष्मा के रूप में भी पूछ सकता है, कितनी हीट ली कितनी दी, उसी के रूप में, कार्य बताएगा ही नहीं कि कितना कार्य किया है, तब भी हम उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। हमको पता है कार्य किसके बराबर मिलेगा, जो उष्माओं का अंतर मिल रहा है, जितनी ली और जितनी दी। अब जैसे उष्माओं के अंतर के बराबर मिल रहा है वर्क डन, वैसे ही तापमान के अंतर के बराबर भी तो ले सकते हैं। उसका ताप कितना था, अगर उष्मा को ताप में या टेम्परेचर की फॉर्म में ले तो इधर आ जाएगा TH और इधर TC, ठीक है ना। चलिए तो देखो इसको पहले उष्मा के रूप में देखें तो ये भी चीज हमको मिल सकती है। अगर हम QH का दोनों साइड डिवाइड करें तो QH अपॉन QH माइनस QC अपॉन QH आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एफिशिएंसी किसके रूप में मिल रही है, उष्मा के रूप में, कितनी, QC अपॉन QH। तो देखिए QC तो कम ही ट्रांसफर कर रहा है, QH ज्यादा है, 1 माइनस ये कुछ तो वैल्यू मिलेगी जो इससे क्या होगी। अब देखो क्यों नहीं हो सकती, ये यहां से हम देख सकते हैं, क्योंकि QH जो है वो हमेशा QC से तो क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो ये QC अपॉन QH चाहे एक से छोटी मिलेगी लेकिन मिलेगी कुछ तो वैल्यू। तो 1 माइनस जब करेंगे तो 1 से तो छोटा ही मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पे 0.1 ही मिल रहा है, ये वाली चीज जो है ना, मान लेते हैं कि 0.1 मिल रही है, तो भी देखो एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, 1 माइनस 0.1 बोले तो 0.9। क्या 100% मिल रही है, 0.9 मिल रही है, 90% मिल रही है, लेकिन 100% नहीं मिल रही है, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि किसी भी इंजन की दक्षता जो है, एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं मिल सकती। आया समझ में। तो ये इसकी दक्षता हो गई कि भाई कोई भी अगर हीट इंजन जो उष्मा लेके कार्य में परिवर्तित करेगा तो पूरी की पूरी उष्मा या हीट जो है वो कार्य में या वर्क डन में कन्वर्ट
नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कुछ ऊष्मा को परिवेश को क्या कर देता है, कार्य करने के बाद ट्रांसफर कर देता है हीट इंजन, ठीक है ना। इसीलिए यहां पर इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि क्यूसी हमेशा क्यूएच से क्या है, कम है। तो ये वाला भाग जो है वो अगर 0.1 मैंने एक माना है उदाहरण कि 0.1 अगर ले तब भी देखिए 90% ही मिल सकती है। अगर इसको 100 से मिलाए तो इस केस में भी 90% ही मिल सकती है। मतलब 100% कभी भी किसी हीट इंजन की या उष्मा इंजन की दक्षता नहीं मिल सकती, ठीक है ना। चलिए, तो आगे वाला जो है उसको अगर आपने अगर वो नहीं लिया है तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी मैं फिर समझा देता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पीछे वाले का भी ले लीजिए। चलिए, ये वाला भी ले लीजिए आप। ये दक्षता बताइए मैंने, एफिशिएंसी क्या होती है किसी भी, किसकी दक्षता है हम, हीट इंजन की, हीट इंजन की, उष्मा इंजन की दक्षता, जो किन्हीं दो तापों के मध्य क्या करता है, वो कार्य करता है। चलो एक वो भी बता देता हूं, ताप के मध्य, ये देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये देखो ताप के रूप में भी दे रखा है। ये देखिए क्यूसी बाई क्यू एच जो मैंने पीछे बताया, तो वही अगर ताप के रूप में अगर हमको लेना है तब भी हम उसकी एफिशिएंसी या दक्षता ले सकते हैं। देखिए कैसे, यहां से अगर हम देखें तो ईटा इजगल टू हमको कितना मिल रहा है, क्यू सी 1 माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच। अब क्यू सी किसका था, कोल्ड रिजर्वर का, और क्यू एच किसका था, गर्म वस्तु का। तो देखिए उसका ताप कितना था, टीसी, और इसका कितना था, टीएच। तो ये ताप के रूप में भी आप लिख सकते हैं। ये तो अगर हीट का रूप में है तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। देखो तो अब जो इस हीट इंजन पे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी एफिशिएंसी के ऊपर ही पूछेंगे आपको, दक्षता के ऊपर ही। तो दक्षता कैसे निकाल सकते हैं हम, जितनी इसने ऊर्जा दी थी कुल उसका कितना भाग उसने कार्य में परिवर्तित किया, इन दोनों का अनुपात, रेशियो, उससे हमको एफिशिएंसी मिल जाएगी। अब वर्कडन हमको पता है इन दोनों के बीच में कार्य कर रहा है, इसी टेम्परेचर के बीच में, हीट के रूप चेंज के बीच में का कितना वर्कडन मिल रहा है, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो वो उष्मा के रूप में जितना भी या हीट के रूप में जितना भी एफिशिएंसी होगी वो पता चल जाएगी, 1 माइनस क्यू सी अपॉन एच। अब वही क्यू कहां से मिल रही है उसको, हीट का, सॉरी क्यूसी तो वो ट्रांसफर कर रहा है कोल्ड रिजर्वर को, क्यूएच उसको मिल रही है गर्म वस्तु से, है ना। तो उसका टेम्परेचर कितना था, टीएच, अभी पीछे देखा था हमने, और इसका क्यूसी था, तो इसलिए टीसी और टीएच ले लिया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पे चीज दे रखी है, देखो ये हीट इंजन ले लिया। अब मैंने अभी एक चीज बताई थी कि एफिशिएंसी या दक्षता जो है किसी भी हीट इंजन की या उष्मा इंजन की वो 100% नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, भी मैंने आपको पीछे बता दिया। लेकिन अगर एक आइडियल केस में अगर ले, जिसको हम कार्नोट इंजन बोलते हैं, कार्नोट इंजन, ठीक है ना, कार्नोट इंजन पे भी आपको पूछ सकते हैं कि ऐसा इंजन जिसकी 100% एफिशिएंसी हो, तो वो कौन सा इंजन है, कार्नोट इंजन है, जो कि सच में ऐसा कोई इंजन नहीं होता, है ना, क्योंकि कोई भी इंजन ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है जिसकी दक्षता 100% हो। कल भी बताया था मैंने, आज भी अभी आपको पीछे ये चीज समझा दी। ओ तो कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन है जो आइडियल इंजन है, मतलब आदर्श इंजन कहते हैं इसको, ये आदर्श इंजन कह सकते हैं, जो सच में ऐसा काम नहीं होता। तो आदर्श इंजन क्या कर सकता है, ये कुल ऊर्जा को, कुल जो भी उष्मा है उसको पूरा का पूरा क्या करेगा, कार्य में परिवर्तित कर देगा। कहने का मतलब जितनी यहाँ पे उष्मा ये गर्म वस्तु से मिल रही है उसको पूरा का पूरा कार्य में परिवर्तित कर देगा। तो यहां से क्या चीज मिलेगा, इस कार्नोट इंजन के लिए वर्क डन जो कार्य मिलेगा वो मिलेगा QH के बराबर, वही मिलेगा। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी मिल जाएगी, इसकी जो दक्षता है वो कितनी मिल जाएगी, मैक्सिमम मिल जाएगी। कितनी, सॉरी यहाँ पे ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ कर दी, चलो यहीं पे बता दूंगा मैं वापिस फॉर्मूला लिख के। तो देखो अब इसकी दक्षता कितनी मिलेगी इस आइडियल इंजन की, जो क्या करता है कि पूरी की पूरी उष्मा को क्या कर देता है, एक पूरा को पूरा वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है ना। तो भी जैसा संभव नहीं है, क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो ईटा इजकल टू यहां से कितना मिलेगा, W अपॉन
QH। अब W किसके बराबर है? QH के बराबर। जितनी उष्मा ये लेगा पूरा का पूरा कार्य में परिवर्तित कर देगा। तो ईटा कितना मिल जाएगा इसके लिए? 1 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि W ही QH के बराबर है, तो ईटा मिल गया 1। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिल जाएगी इसकी एफिशिएंसी? 100%। तो ये एक ऐसा इंजन जिसकी दक्षता क्या हो? 100% हो या 100% हो, तो ऐसे इंजन को हम क्या बोलेंगे? कार्नोट इंजन, जो कि एक आदर्श इंजन होता है। क्योंकि आदर्श जैसी कोई चीज जनरली अगर देखे तो नहीं होती, आदर्श कोई नहीं होता, ठीक है ना। तो इसकी भी एफिशिएंसी, ऐसा भी कोई इंजन नहीं होता जनरल में, रियली वास्तव में ऐसा कोई इंजन नहीं है जिसकी दक्षता 100% हो। तो कहने का मतलब इसकी अगर हम एफिशिएंसी देखें तो वो मैक्सिमम होगी बाकी सारे इंजन से, है ना। यही हुई, जो कि कितनी है? 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। कितनी मिलेगी? 100%, 100%, जो कि संभव नहीं है। तो इसीलिए इसको कार्नोट इंजन, कार्नोट ने एक ऐसा इंजन के बारे में बताया था, कार्नोट ने प्रपोज किया था, बोले तो उसकी एक ऐसी अवधारणा उसने दी थी कि ऐसा इंजन भी होता है। अब उसके लिए उसने एक कार्नोट साइकिल भी लिया था। वो कार्नोट साइकिल क्या होता वो भी मैं बताऊंगा, कैसे काम करता है, कि कैसे मिल सकता है, वो उसने बताया था। लेकिन एक्चुअल में अगर देखे, वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। जो भी उसने प्रोसेस बताए, जो भी इसने प्रक्रम बताए थे इस कार्नोट इंजन के लिए, वो वास्तव में संभव नहीं है। तो देखिए कार्नोट इंजन क्या होता है? द मोस्ट एफिशिएंट पॉसिबल हीट इंजन इज द कार्नोट साइकिल प्रपोज्ड बाय सादी कार्नोट। मैक्सिमम एफिशिएंसी जिसकी होती है कितनी? 100%। तो कार्नोट ने एक ऐसे इंजन के बारे में बताया, और ऐसे साइकिल, कार्नोट साइकिल जिसको बोलते हैं, वो भी क्या होता है पीछे भी लेंगे, कार्नोट साइकिल या कार्नोट चक्र बताया था। मतलब सबसे कुशल संभावित ताप इंजन। कुशल किसको बोलते हैं? सबसे कुशल, जिसकी दक्षता क्या हो? 100% हो, सबसे अच्छा काम करने वाला, कहने का मतलब, ठीक है ना, जो कि संभव नहीं है, ठीक है ना। तो सादी कार्नोट द्वारा प्रस्तावित कार्नोट चक्र जो अधिकतम दक्षता रखता है कितनी? 100%। तो कहने का मतलब जितने भी हीट इंजन है, जितने भी उष्मा इंजन है, उनमें सबसे अगर ज्यादा एफिशिएंसी अगर देखे जिसकी 100% है, इससे ज्यादा तो किसी की हो नहीं सकती ना। मैंने पीछे भी बताया कि कोई भी ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है जिसकी 100% हो। अब उसकी भी मैंने देखो 0.1 मान के बताया था कि 90% मिल रही थी, हो सकता है 95, 98 भी मिल जाए, लेकिन 100% किसी की नहीं मिलती। लेकिन ये ऐसा एक कार्नोट इंजन ऐसा है जिसकी दक्षता क्या हो सकती है? 100% या 100% हमको मिल सकती है। आगे समझ में? तो ऐसे इंजन को हम बोलते हैं कार्नोट इंजन, जो कि एक आदर्श इंजन होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी देखिए, अभी हम आगे ले रहे हैं अपना वही जो भी मैंने बताया आपको, हीट इंजन साइकिल। जो भी कंसेप्ट मैंने बताया था, किसने दिया था? कार्नोट ने दिया था। किसने दिया था? कार्नोट ने। ये देखिए कार्नोट साइकिल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कार्नो चक्र। कार्नो चक्र, जो कि कैसा है, देखो लास्ट में मैंने ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर स्लाइड में, देखिए आदर्श है, क्योंकि जनरली वास्तव में ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो हीट इंजन साइकिल क्या है जिसको किसने दिया था कंसेप्ट इसका? कार्नोट ने। किसने दिया था? कार्नोट है, ठीक है ना, इसीलिए इसको कार्नोट साइकिल भी कहते हैं। अब कार्नोट साइकिल क्या होता है? देखो, हीट इंजन ऑपरेट इन ए साइकिल मीनिंग द वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? देखिए, हीट इंजन ऑपरेट, ये देखिए क्या कह रहे हैं यहां पे, हीट इंजन ऑपरेट इन अ साइकिल। हीट इंजन को एक साइकिल में ऑपरेट करे। कौन से साइकिल में? इधर दे रखा है, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, पहले ये देख लिए। साइकिल में मीनिंग द वर्किंग सब्सटेंस, जो भी कार्य करने वाला जो है, कार्यकारी पदार्थ, ठीक है ना, जो इंजन हम ले रहे हैं, वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा? रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, मतलब जहां से वो शुरू कर रहा है कार्य करना, फिर उसमें कुछ परिवर्तन होगा, फिर वापस उसको क्या कर रहा है, इतने परिवर्तन के बाद वापस वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में या इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाए। ये चीज जो कि पॉसिबल है क्या? अगर किसी चीज को तुमने जला दिया तो वो तो जल गया, वापस क्या वो जो वस्तु पहले थी वो बन सकती है? नहीं बन सकती। इसीलिए आइडियल केस कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो वापस इनिशियल स्टेट में आ जाती है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है आफ्टर कंप्लीटिंग द
प्रोसेस, मतलब वो पूरा प्रोसेस करने के बाद वापस, जैसे फ्यूल डाला हमने, मतलब बाइक के अंदर पेट्रोल डाला, हम कुछ कहा कहीं घूम के आए, ठीक है, 10-12 किलोमीटर, यहाँ जितना हमने पेट्रोल डाला था, जैसे 1 लीटर डाला, जब 10-12 या 50 किलोमीटर चल के आ गए, अगर नॉर्मल जो 50 का एवरेज दे रही है, फिर आके वापस हमने बाइक खड़ी की, देखे तो पेट्रोल तो उतना का उतना ही है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि वापस अपने इनिशियल स्टेट में कैसा आ सकता है, पेट्रोल जलने के बाद वापस पेट्रोल तो नहीं बन सकता, है ना, यही चीज है। तो ऐसा इंजन है जो जो आइडियल है एक तरह से, जो कि सच में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो देखो, तो कॉमन थर्मोडायनेमिक साइकिल जो है, जो कि कौन सा है, कार्नोट साइकिल, जो कि आदर्श है, ठीक है ना। तो मतलब कार्नोट चक्र किसको बोलते हैं हम, आदर्श चक्र जो है, थर्मोडायनेमिक चक्र कौन सा है, हीट इंजन एक चक्र में काम करते हैं, यानी प्रक्रिया पूरी करने के बाद काम करने वाला जो पदार्थ है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, जो कि संभव नहीं है। मतलब हीट इंजन के एक चक्र में काम करता है, हीट इंजन जो है क्या, ऐसा कार्नोट के कारण कार्नोट चक्र में ले रहे हैं कि हीट इंजन एक चक्र के रूप में काम करता है। चक्र में क्या होता है कि वो घूम के वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है, तो वो भी एक चक्र के रूप में कार्य करता है, कि मतलब प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो भी पदार्थ है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। देखिए, ये है कार्नोट साइकिल, ठीक है ना, जिसको हम कार्नोट चक्र कहते हैं। क्या है ये, कार्नोट चक्र, अभी मैंने आपको बताया। अब क्या होता है कार्नोट चक्र, देखिए इसमें क्या है, एक कोई भी इनिशियल स्टेट आप देख लो कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये इनिशियल ऊपर वाला, ये इनिशियल है इसका प्रारंभिक, जिसमें पदार्थ जो है यहां पे था, ये इसकी इनिशियल स्टेट है। तो यहां पे मान लेते हैं इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये था, T1 V1 T1। तो उसमें क्या कर रहा है वो, आइसोथर्मल मतलब समतापी प्रसार कर रहे हैं। सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, कैसे, हीट दे के, कुछ हीट दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। बताया था मैंने आपको कि इंजन के अंदर जब वो फ्यूल जाता है, बर्न होता है, एक्सपेंड होता है, उसको पिस्टन को बाहर निकालता है या पिस्टन कार्य करने लगता है, तो वही चीज यहाँ पे भी कर रहा है। देखो पहले उसने कुछ हीट देके और कौन सा, समतापी प्रक्रम किया है। अब समतापी प्रक्रम जिसमें ताप क्या हो रहता है, टेम्परेचर जो है, आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं, समतापी प्रसार या समतापी प्रक्रम किसको बोलते हैं, जिसमें तापमान या जो टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, ठीक है ना। तो पहले उसने आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, फिर वो यहां पे पहुंचा, तो यहां पे इसका क्या, देखो प्रेशर में और वॉल्यूम में तो चेंज हो रहा था, इसीलिए वो कार्य करने को मिलेगा, मतलब यहां से भी कुछ ना कुछ कार्य मिलेगा। उसके बाद लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, क्योंकि समतापीय था तो ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा, हीट दे रहे हैं, इससे प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, लेकिन ताप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो हीट देने से हम क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर चेंज होने नहीं दे रहे हैं। जितना टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसका प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं, प्रेशर में चेंज कर रहे हैं और वॉल्यूम भी बढ़ा रहे हैं, तो उससे हिसाब से उसका टेम्परेचर उतना का उतना ही बना रहे हैं। फिर उसने क्या किया दूसरे, और ये इस स्थिति से यहां पे पहुंचा दिया, तो यहां पे भी इसने दाब और आयतन में और ताप में दोनों में क्या किया, फिर चेंज किया, लेकिन यहां पे इसने कोई भी उष्मा नहीं दी, उष्मा देना इसने बंद कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रुदोष्म प्रसार या रुदोष्म प्रसार या रुदोष्म प्रक्रम किसको बोलते हैं, जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, ठीक है ना। तो यहां पे कोई भी उष्मा इसको नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर भी उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड करा रहे हैं, उष्मा नहीं दे रहे, लेकिन उसके प्रेशर और वॉल्यूम में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है ना, एक्सपेंशन ले रहे हैं ना, प्रसार कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, उसका आयतन बढ़ा रहे हैं। तो आयतन बढ़ेंगे जिससे क्या होगा, आयतन बढ़ाने से क्या होगा, उसके प्रेशर में भी चेंज होगा और टेम्परेचर में भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कम होगा कहने का मतलब, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, अब देखो 2 बार तो उसने प्रसार किया, फिर उसी को वापस ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, बोले तो संपीड़न कर रहा है, कि जो फ्यूल से गैस बनी उनको वापस संपीड़ित करके फ्यूल बना दे, जो कि पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उसने बताया ऐसा एक आइडियल केस था, इसने सोचा ऐसा कैसा हो सकता है। फिर इसने क्या कर दिया, देखो वापस समतापीय संपीड़न लिया, समतापीय संपीड़न मतलब ताप समान, अब उसको क्या कर रहा है, दाब दे रहा है, ज्यादा दाब देके उसको उसके आयतन में कमी कर रहा है। तो देखो क्या होगा, फिर ये यहां से सीधा कहां पहुंचेगा, इस स्टेट पे। तो यहां पे इसका प्रेशर मान लेते हैं P4, वॉल्यूम इसका V4, लेकिन ताप में तो परिवर्तन नहीं कर रहा है ना, यहां पे भी क्या कर रहा है, ये समतापीय संपीड़न कर रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसने क्या कर दिया, वापस रुदोष्म संपीड़न, अब वापस हीट देना बंद कर दिया, हीट नहीं दे रहा, और क्या कर रहा है, उसको
और ज्यादा संपीड़न कर रहा है, लेकिन हीट का आदान प्रदान नहीं कर रहा है। मतलब उसको जो भी उष्मा है, दाब बढ़ाने पर, टेम्परेचर जो अगर बढ़ेगा वॉल्यूम कम करने पर, तो उसको वो बढ़ने नहीं दे रहा है, उतना ही कम कर रहा है। मतलब हीट अब देना बंद कर दिया और उसने कहां पहुंचा दिया, वापस इनिशियल या प्रारंभिक अवस्था में पहुंचा दिया, तो फ्यूल उसको वापस मिल गया। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो देखिए, तो जितने भी प्रसार या उसने प्रक्रम किए, सब में कुछ ना कुछ कार्य हमको देखने को मिलेगा। इधर भी कुछ कार्य मिलेगा, इधर भी कुछ कार्य। मतलब जो भी यहां पे हमने सोर्स, जो भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिया था, जो भी ले रहे थे हम, फ्यूल ले रहे थे, जो भी, पहले उसने प्रसार किया, फिर और प्रसार किया, फिर संपीड़न किया, फिर संपीड़न करके वापस मिल गया, लेकिन कार्य भी मिल रहा है। तो कार्य कहां से मिल रहा है, एक्स्ट्रा। तो ये तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित ही नहीं, जो कि पॉसिबल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीज पॉसिबल नहीं है कि उसने बंद हुआ, कुछ कार्य तो करेगा करेगा, फिर एक्स्ट्रा जो हीट होती है वो इसी ट्रांसफर करता है। लेकिन इसने क्या किया, दो बार संपीड़ित, दो बार क्या किया, प्रसार किया, एक्सपेंशन किया, फिर उसको वापस संपीड़ित कर दिया, कंप्रेशन कर दिया, वापस मिल गया वो तो। और कार्य जो मिला वो एक्स्ट्रा ही मिल गया उसको अपने आप ही कहीं से, दोनों प्रक्रम से, जितने भी प्रक्रम से लिए। तो ऐसा ही प्रक्रम, जो ऐसा ही इंजन, जो विभिन्न, या जो चक्र कहते हैं, कार्नोट चक्र किसको बोलते हैं, ऐसा प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ जो है विभिन्न प्रक्रमों से गुजरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है, ऐसे चक्र को हम क्या बोलते हैं, कार्नोट चक्र या कार्नो चक्र बोलते हैं। कार्नोट साइकिल क्या होता है, जिसमें कोई सब्सटेंस जो है डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाता है। और वर्क डन तो दे ही रहा है, हर प्रोसेस में वर्क डन मिलता है हमको, है ना, जो कि आपने पढ़ा हुआ रहेगा कि हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ कार्य मिलता है, चाहे एक्सपेंड करे या कंप्रेस करे। जब एक्सपेंड होता है तब वर्क डन मिलता है, कंप्रेस करने के लिए हमको कार्य करना पड़ता है ना। तो जो भी ओवरऑल अगर यहाँ पे भी देखे तो कुछ ना कुछ कार्य देखने को मिल रहा है, लेकिन कंप्रेस करने में उतना ही अगर कार्य कर दिया तो कार्नोट साइकिल से कहां कार्य मिल रहा है, तो वो तो वही जितना है। लेकिन एक्चुअल में भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि वापस हमको वही पदार्थ अलग अलग स्टेजेस से गुजर के मिल जाए, ठीक है ना। तो ऐसे इंजन पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई कार्नोट साइकिल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसकी एफिशिएंसी 100% कह रहा है वो कार्नोट साइकिल में, कि अगर आ गया तो 100% फ्यूल तो मिल ही रहा है ना। तो एफिशिएंसी क्या हो सकती है उसकी, कार्नोट साइकिल की, सॉरी कार्नोट इंजन की। तो कोई भी इंजन अगर आप लेते हो, उष्मा इंजन या हीट इंजन, उसकी एफिशिएंसी या दक्षता जो है हमेशा कार्नोट इंजन से या कार्नो इंजन से कम ही मिलेगी। ये भी आप ध्यान रखना, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जो इसी का उल्टा प्रोसेस जो हमने लिया था ना, इसका उल्टा बोले तो किसका, हीट इंजन का जो उल्टा प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ हीट इंजन। रिवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत। उष्मा इंजन का एक विपरीत कार्य जो है, या विपरीत दिशा में कार्य करने वाली जो डिवाइस या उपकरण होता है, उसको हम हीट पंप या उष्मा पंप या रेफ्रिजरेटर कहते हैं। देखिए, तो a device that works in reverse uses work to move heat from cold to hot is called रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप कहते हैं। मतलब एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, हीट इंजन का रिवर्स करती है। हीट इंजन क्या कर रहा था, गर्म से ठंडे की तरफ भेज रहा था उष्मा को, लेकिन ये क्या करेगा, ठंडे से गर्म की तरफ उष्मा को भेजेगा, उसका रिवर्स, उल्टा, विपरीत, है ना। तो क्या करता है, हीट जो है ठंडे से गर्म की तरफ भेजता है, उसको रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, हीट पंप। रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, एसी ले लो, ये सब का काम यही है, इनको हीट पंप बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर में भी यही होता है, देखो वो ठंडा होता है, ठंडे को और ठंडा करता है, मतलब अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है। लेकिन क्या ये अपने आप होता है, नहीं होता, उसके लिए हमको कुछ कार्य, बाह्य कार्य करना पड़ता है। बिना बाह्य कार्य के ये पॉसिबल नहीं है। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में या द्वितीय नियम उष्मागतिकी के मैंने आपको बताया था। तो देखो, एक ऐसा उपकरण जो विपरीत दिशा में कार्य करता है, किसके, जो हीट इंजन के, किसके विपरीत दिशा में, सॉरी किसके विपरीत दिशा में, हीट इंजन या उष्मा इंजन के विपरीत कार्य करता है। जो क्या करता है, गर्मी को ठंडे से गर्म की ओर ले जाने का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेटर या उष्मा पंप कहलाता है। ये देखिए, अब रेफ्रिजरेटर या हीट पंप या उष्मा पंप किसको बोलते हैं। अब इसमें देखो,
उसमें क्या चीज थी, वापिस बताता हूं मैं आपको। हीट इंजन में ये देखिए, ये ठंडे से सॉरी गर्म से ठंडे की तरफ जब उष्मा भेज रहा था तो कुछ कार्य मिल रहा था यहाँ पे, है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए क्या चीज देखने को मिल रही है हमको कि ये ठंडे से गर्म की तरफ उष्मा प्रदान कर रहा है, लेकिन अपने आप तो नहीं कर रहा है। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य उस पर, रेफ्रिजरेटर पर या हीट पंप पर, या जो भी वर्किंग सब्सटेंस है, जो भी इंजन हम ले रहे हैं उस पर क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। बिना बाह्य कार्य के या बिना एक्सटर्नल वर्क के वो ठंडे से गर्म की तरफ उष्मा या हीट कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। वो सिर्फ हीट इंजन कर सकता है, क्योंकि गर्म हम किसी को भी उष्मा प्रदान कर सकती है, लेकिन ठंडा किसी को और गर्मी कैसे प्रदान कर सकती है, पहले से कोई गर्म है ना। जैसे आप भी किसी गर्म वस्तु को, तो आपको गर्मी लगेगी, है ना, आपको हीट वो ट्रांसफर कर रहा है ना। या फिर गर्म वस्तु आप अगर खुले में रख दोगे तो वो धीरे धीरे एनवायरमेंट या परिवेश के बराबर उसका टेम्परेचर हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। वही अगर ठंडी रखोगे तो भी वो उससे परिवेश से उष्मा लेगा, है ना। तो ठंडे से अगर गर्म की तरफ, मतलब जो पहले से गर्म है, अब जैसे आपने गर्म कोई वस्तु रख दी, वो परिवेश से और गर्मी लेके गर्म हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाह्य कार्य कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए एक ऐसा कोई सिस्टम और लेना पड़ेगा जो ये चीज कर सके। तो इसीलिए रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एसीज वगैरह में कंप्रेसर का यूज करते हैं। उसमें कंप्रेसर में बहुत सारी गैसेस भरी होती है, ऐसी गैसें भरी होती है जो हीट को अब्सॉर्ब करती है, ठीक है ना। और पीछे एक पंखा भी लगा होता है कंप्रेसर के बाहर, जहां पे भी वो, या एक फैन जो एडजस्ट फैन जैसा एक फैन लगा रहता है। तो वो क्या करता है, जो कंप्रेसर जितनी भी हीट, अंदर की हीट को, रूम में जैसे यहाँ पे एसी लगी हुई है तो वो हीट को क्या करता है, खींचता है बाहर, ठीक है ना। उससे कंप्रेसर जो हीट, जो गैसेस भरी हुई, जो हीट खींच रही है, उसको अब्सॉर्ब कर रही है, जो अवशोषित कर रही है, वो पंखा उसको बाहर परिवेश को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ऐसे ही जो अंदर की गर्मी है वो और बाहर चली जाएगी, तो अब क्या होगा, उसका टेम्परेचर और भी कम होता जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेसर का यूज कर रहे हैं ना। अब कंप्रेसर अपने आप तो काम करेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की भी वहां पे जरूरत होती है ना। तो ऐसी गैसेज लिए जो ये ऐसी चीज कर रही है, तो कंप्रेसर का यही यूज होता है। अब कंप्रेसर शेप ले लिया, उसने थोड़ी बहुत हीट अब्सॉर्ब कर दी, वो तो खूब कंटेन करके रख लेगा, लेकिन उसको बाहर छोड़ने का काम तो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे चाहिए। तो फैन क्या करेगा, उसको बाहर निकालने का काम करता है, एडजस्ट फैन जो वो पीछे लगा है। तो वहां पे हमको बाह्य कार्य करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ठंडी वस्तु से उष्मा गर्म वस्तु की ओर क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वहां पे हमको कार्य करना पड़ रहा है। तो देखिए यहां पे क्या चीज देखने को मिल रही है कि ये Q1 जो दे रहा है, ठीक है ना, Q1 दे रहा है और वर्क भी क्या हो रहा है, मिल रहा है। और बाकी जो उष्मा है वो किसको ट्रांसफर कर रहा है, ये देखिए उसमें हमने क्या लिया था, वर्क डन किसके बराबर, यहां पे भी वर्क डन तो वही मिलेगा, लेकिन इसकी अगर एफिशिएंसी निकाले तो देखो उसको कुछ उष्मा मिल रही है, लेकिन उस पर कार्य करना पड़ रहा है, उससे कार्य मिल नहीं रहा है। तो ऐसे देखे तो यहाँ पे कुल चीज कितनी मिल रही है, Q1 प्लस W, कार्य करना पड़ रहा है, जो कि किसके बराबर होगा, Q2 के। तो कार्य कितना करना पड़ रहा है यहाँ पे, Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1। अब देखो टेम्परेचर ज्यादा किसका होगा, इसका, मान लेते हैं ये TH जो लिया है, और इसका TC मिलेगा, है ना। तो यहां पे कार्य कितना है, जो हम कर रहे हैं, हमने किया है ये कार्य, Q2 माइनस Q1 के बराबर मिल रहा है। Q2 कम है, मतलब यहां से हीट लेके, ये Q2 का मान ज्यादा है ना, तभी ये Q2 माइनस Q1 मिल रहा है, क्योंकि यहां से लेके और उसको गर्म को और गर्मी प्रदान कर रहा है। वही देखिए हीट पंप में भी यही है, यहाँ पे भी है, एक ही चीज है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। यहाँ पे भी देखो कुछ वर्क, ये पंप होता है, ठीक है ना, कुछ वर्क यहाँ पे करना पड़ रहा है, फिर ये Q2 हीट इसको मिल रही है। तो इसकी अगर हम दक्षता निकालें, इसकी अगर दक्षता, अब इसकी दक्षता बोले तो क्या है, वो अपना तो काम कर नहीं रहा है ना, लेकिन फिर भी तो कितनी हीट इसने दी थी, Q1 हीट कितनी दी है ठंडे से, Q1, और कार्य कितना मिल रहा है इस पर, कार्य कितना। अब इसको हम दक्षता नहीं कह सकते, इसको दक्षता नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे इसकी मतलब वो कितना कार्य कर सकता है, उस पर कितना कार्य करना पड़ेगा हमको ठंडे से और ठंडा वस्तु लेने के लिए, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अगर देखे तो कितना, देखो Q1 हीट दी थी हमने, उसका एक वर्क डन मिला, तो Q2 माइनस Q1 अपन क्या मिल रहा है, Q1 मतलब क्या मिलेगा,
Q2 अपॉन Q1 माइनस 1। ये देखिए यहाँ पे -1 मिल रहा है ना। अब देखो Q2 क्या है, ज्यादा है Q1 से, तो ये तो एक से ज्यादा ही मिलेगा। उसमें से एक माइनस करेंगे तब जाके उसको वो पता चलेगा कि ये कितना कार्य वो हमको उसके ऊपर करना पड़ेगा, तब जाके ये ठंडे को और ज्यादा ठंडा कर पाएगा। तो इसको बोलते हैं हम रेफ्रिजरेटर या हीट पंप बोलते हैं इसको, जो इसका हीट इंजन का रिवर्स प्रोसेस होता है। हीट इंजन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। ठीक है, तो ये था हीट इंजन हमारा, यहाँ कार्नोट इंजन भी हमने ले लिया, कार्नोट साइकिल भी ले लिया। तो हीट इंजन क्या काम करता है आपको पता चल गया, और रेफ्रिजरेटर या हीट पंप जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, उसकी उधर हमने एफिशिएंसी निकाली थी, दक्षता निकाली थी। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो है ये इसको हम ले सकते हैं, इसको हम बोलते हैं उसका परफॉर्मेंस गुणांक, मतलब वो कितना परफॉर्म कर रहा है अच्छे से, कितना अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो वो कैसे निकालेंगे, हमने कितना वर्क डन किया है और कितनी हीट उसने कोल्ड रिजर्व से ली थी, जो यहाँ पे मैंने अभी बताया है। तो इसको हम बोलते हैं उसका दक्षता तो नहीं बोल सकते, मैंने बोला ना दक्षता तो अगर वो कार्य करता है हीट लेके तो, लेकिन यहाँ तो हमको कार्य करना पड़ रहा है, तो उसका ये कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कह सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस का गुणा वो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, जो कि एफिशिएंसी का उल्टा है। तो वहां पे हमको कार्य मिल रहा था और यहाँ पे कार्य करना पड़ रहा है। ओके, तो बस इस पर यही इसी टाइप से क्वेश्चन आपको रेफ्रिजरेटर पे या हीट इंजन पे मिल सकते हैं। अब इसमें देखो अलग अलग प्रकार के जो प्रक्रम है वो भी होते हैं। अब प्रक्रम के बारे में वैसे आपके यूनिट में दे नहीं रखा है, नहीं तो प्रक्रम भी सारे बता था आपको। हीट इंजन और ये रेफ्रिजरेटर पर ही बेस्ड क्वेश्चन इनमें पूछेंगे। अब मोस्टली जो आपको क्वेश्चन इसमें पूछेंगे हीट इंजन पर भी, वो भी एफिशिएंसी के ऊपर ही, इसकी दक्षता के ऊपर ही पूछेंगे। ठीक है, चलिए तो अगर इसमें से कोई भी आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक पेज को मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। फर्स्ट, चलिए ये ले लीजिए सेकंड, ये ले लीजिए थर्ड, और ये हो गया लास्ट अपने। ओके, चलिए तो ये अपनी सेकंड यूनिट जो थर्मोडायनेमिक्स थी वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। और इसमें यही आपके टॉपिक थे थर्मोडायनेमिक्स में, हीट इंजन क्या है, रेफ्रिजरेटर क्या है, और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो इन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब और भी इसमें अच्छे से, क्वेश्चन ही मेन तो चीज है आपके, तो क्वेश्चन करेंगे तब आपको और भी पता चल जाएगा कि इनका कैसे क्या, हीट इंजन पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, रेफ्रिजरेटर पे किस हिसाब से पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें हम करते हैं। चलिए आगे दीजिए, आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।